विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। जो एक बात जो मुझे ठीक नहीं लगी वो ये है कि आप कमेंट नहीं कर रहे हैं। आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे आइडिया नहीं लगेगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं। ऑनलाइन स्टडी का जो सबसे बड़ा जो फंडा है वो ये है कि टीचर और स्टूडेंट में कनेक्टिविटी होना चाहिए। बिना कनेक्टिविटी की पढ़ाई ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक अच्छे से नहीं चल पाती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक्टिविटी दिखाएंगे और कमेंट करेंगे। मुझे ये जानकर भी अच्छा लगा कि एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर नेक्स्ट वीडियो आप अपलोड कीजिए। इससे जानकर पता चलता है कि वो स्टूडेंट एक्टिव है और मुझे इस बात की खुशी है। और बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके कमेंट आते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो अपलोड कीजिए, तो अच्छा लगता है। मैं चाहूँगा कि आप कम से कम इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करें और कमेंट लिखें, बताएं कि आप कितना समझ रहे हैं और ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो में किस तरह का लेक्चर चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि अपने देवरिया डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब हमें कुछ ज़्यादा ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अब हम अलर्ट नहीं रहे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, अधिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझदारी का परिचय देंगे। और अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में स्टडी किया था। मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो कम से कम और बनना चाहिए जिसमें प्लेन मिरर की जो बातें बच गई हैं उनको हम। तो अपने प्लेन मिरर के लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि कुछ बातें ऐसी हैं जिसे हमें जानना चाहिए और हम जान लेते हैं। एक बात मैं थोड़ा सा और बताना चाह रहा हूँ आपको। हमने प्लेन मिरर से संबंधित रे डायग्राम भी देखा हम लोगों ने। थोड़ा सा इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं कि इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था। हालांकि मैंने पिछले क्लास में एम्फेसाइज किया था, फिर भी एक समरी देख लेते हैं। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब इमेज किस तरह से बनता है। देखिए, इसमें मेनली 3 पॉइंट हैं। उस पॉइंट को समझने से पहले हम एक इमेज को समझते हैं जो आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा स्पष्ट कर देगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये मान लेते हैं कि प्लेन मिरर है हमारा M1 M2। क्या है ये? M1 M2 प्लेन मिरर। देखिए, अगर हम मानते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर है, तो इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज मिरर पे फॉल होती हैं। थोड़ा सा मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा, आप देखेंगे। मान लीजिए कि ये है ऑब्जेक्ट हमारा, तो ऑब्जेक्ट से कई रेज आती हैं। एक रे तो ये गई, समझेंगे ध्यान से। एक रे और आगे जाती है, एक रे और आगे जाती है। ऐसे बहुत सारी रेज आती हैं, है ना। ये सब के सब रेज कहाँ जाती हैं? मिरर पे जाती हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पे जाती हैं। हम और ऊपर तक भी ले सकते हैं। जो बात समझने वाली है वो ये है कि जो इमेज होगा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को आप समझिएगा। जहां भी इमेज बनेगा प्लेन मिरर का, जिस पॉइंट पे इमेज बनेगा, है ना, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे इमेज बनेगा, वो जो पॉइंट होगा ऑब्जेक्ट के ठीक पैरेलल होगा या ऑब्जेक्ट के लाइन में होगा। या ऐसे भी हम कह सकते हैं इस बात को कि ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो हमारे मिरर पे, प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, है ना। और ये रेज इस तरह से कुछ आप
ये आगे बढ़ेगी। ये पहली इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई आपकी दूसरी रे हो गई। इसी तरह से आप सबको दिखा सकते हैं, है ना। इस तरह से जो है ये रेज हैं, आप समझ सकते हैं। यहाँ से भी एक रेज आप बना सकते हैं। देखिए, जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो क्या है कि जो हमारा इमेज है, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये अगर समझना हो तो हमें 3 पॉइंट समझना चाहिए। पहला ये समझना चाहिए कि जो इमेज डिस्टेंस है, कहाँ से, मिरर से, वो बराबर होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के। बात ये समझ पा रहे हैं आप। दूसरा जो पॉइंट होगा हमारा वो ये होगा कि लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट टू इमेज कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू मिरर होगी। और जो तीसरा पॉइंट है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कहता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट जो होंगे वो अपोजिट होंगे। कैसे होंगे, अपोजिट। चलिए मैं यही लिख देता हूं, अपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब ही समझ लीजिए कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रियल है, ऑब्जेक्ट कैसा, रियल, तो इमेज कैसा, बोलिए, इमेज हमारा वर्चुअल हो जाएगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, इमेज कैसा होगा, इमेज हो जाएगा हमारा रियल। मैं चाहूंगा कि आप इस फिगर को ड्रा करें, तब हम आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट्स भी आप नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों को समझते हैं। आप इसको नोट करेंगे, अभी मैंने कहा भी, आप नोट कीजिए। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, आप इसको नोट कीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। उम्मीद करता हूँ कि आप ये नोट कर चुके हैं। अब हम इसको इरेज करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्लेन मिरर से रिलेटेड और भी बातें हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्लेन मिरर से रिलेटेड और कौन कौन सी बातें हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या क्या बातें करने वाले हैं प्लेन मिरर से रिलेटेड, और क्या क्या बातें हैं वो आप समझेंगे। अभी हम प्लेन मिरर से रिलेटेड बातें करेंगे कि प्लेन मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, हाइट ऑफ मिरर, जिससे कि ऑब्जेक्ट को हम अच्छे से देख सकें। फिर हम अगला पॉइंट बात करेंगे। आज के लेक्चर का मैं एक थीम बता दे रहा हूँ ताकि डिस्कस करना आसान हो जाए। इसके बाद से हम समझेंगे कि प्लेन मिरर में जब मिरर को हम मूव कराएं, मिरर ऑब्जेक्ट जब मूव करते हैं, है ना, तो इमेज का क्या कंडीशन होता है, कितनी वेलोसिटी से मूव करता है, थोड़ा सा इस पे भी डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद से हम समझेंगे कि प्लेन मिरर जब दो होते हैं, दो प्लेन मिरर होते हैं, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं। जब हमारे पास दो प्लेन मिरर हो, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो, तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो आज का हमारा ये थीम है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, हाइट ऑफ मिरर कितना होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू
ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस में हमें पढ़ना है। अब हमारा अगला टॉपिक है, अब हम पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर का क्या होना चाहिए लेंथ, अगर हमें अपना पूरा का पूरा पूरे बॉडी का अगर हमें इमेज देखना है तो मिरर की हाइट क्या रखें। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई आदमी है, कोई भी मैन है ना, उस मैन का हाइट हमने क्या माना, h माना, कैपिटल H माना। और अब हम ये जानना चाहते हैं कि मिरर का हाइट मैन की हाइट के रिस्पेक्ट में, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, मैन के हाइट के रिस्पेक्ट में कितना होना चाहिए, ये हमारा मोटो है जानना, है ना। उसी बात को कहा गया है कि मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हमने एक फिगर भी बनाया है और उस फिगर को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि इस फिगर को समझने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, हमें रिजल्ट को याद रखना है। क्योंकि आप जब कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाएंगे तो हो सकता है कि इस पार्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहे, तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिजल्ट हमारे दिमाग में रहे। फिगर अगर आप समझ लेते हैं तो मान कर चलिए कि आपको अच्छा फील भी होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आप ध्यान देंगे तो मेरा विश्वास है कि आप फिगर भी समझ पाएंगे अच्छे से। देखिए, हम मान लेते हैं कि कोई आदमी है। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर मेरे अपने पूरे शरीर का फिगर देखना है तो मैं देखूंगा किससे, अपनी आंखों से। इसका मतलब ये है कि मेरा जो टॉप मोस्ट पार्ट है दैट इज हेड, हेड से एक रेज आएगी मिरर पे, टकरा के वापस आएगी मेरी आंखों में, तो हेड को भी मैं देख सकता हूँ। मेरे पैरों से एक रेज आएगी, मिरर पे टकराएगी, और वो रेज अब मेरी आंखों में आएगी तो मैं अपने पैर को भी देख पाऊंगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इंसिडेंट रे चलेगी एक तो हेड से जो टॉप पॉइंट है, और दूसरी रे चलेगी फुट से जो कि बॉटम पॉइंट है, और ये दोनों के दोनों रे कहाँ जाएंगी, हमारी आईज में आएंगी, तब जाकर के हम देख पाएंगे। एक बात आपको समझना भी चाहिए कि किसी ऑब्जेक्ट को हम इस वजह से देख पाते हैं क्योंकि दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि हमारी आंखों से रेज उस सब्जेक्ट पे जाती हैं, टकरा कर वापस आती हैं तो हम देखते हैं। दूसरे तरह से भी आप समझ सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट से रेज हमारी आंखों में आती हैं। हमारी आंखों में लेंस लगा है, एक फिनोमिनन होता है रिफ्रैक्शन का, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। वो हम आगे भी पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे हम, अपने अगले चैप्टर में, जिसका नाम होगा ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड। आपको मैं सिलेबस बता चुका हूँ। तो बहरहाल अभी हम समझते हैं कि हमें अगर अपने आप को देखना है, पूरे कंप्लीट बॉडी को देखना है, तो हमें कितने रेज चाहिए, दो रेज चाहिए। एक तो रे वो जो हमारे हेड से जाए। कब हम देख पाएंगे अपने हेड को, जब हेड से जाने वाली रेस टकरा के हमारी आंखों में आ जाए, तब हम हेड को देख पाएंगे, है ना। दूसरा पॉइंट, बॉटम साइड को देखना होगा तो हमारे पैरों से एक रेस जाएगी, मिरर से टकराएगी, हमारी आंखों में आएगी, तो हम अपने पैर को भी देख पाएंगे। अगर हम अपने हेड को देख पाए, अगर हम अपने पैर को देख पाए, इसका मतलब हम अपने पूरे बॉडी को देख पाए। और हमारा मोटो भी यही है कि हम अपने पूरे बॉडी को देखें और फिर समझें कि हम अपने पूरे बॉडी को देखें जिसकी हाइट कैपिटल H है, तो मिरर का हाइट कितना होगा या होना चाहिए, जिससे कि हम पूरा का पूरा अपना बॉडी देख पाए, है ना। तो आइए अब हम फिगर को समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि जो HF है, H से लेकर के F तक, यही है कोई आदमी जिसकी हाइट कितनी है, H हाइट हमने मान रखी है। H हेड के लिए, चलिए ये हेड है, और ये आपका क्या है, ये आई है। ये जो पॉइंट है कौन सा है, आई के लिए है, वो हेड वाला पॉइंट है। और ये कौन सा पॉइंट है, फुट वाला पॉइंट है ना। अब जो बातें आपको समझनी है वो ये समझनी है कि हेड और आई के बीच में ज्यादा का गैपिंग होता नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हेड से एक रे गई, ऐसा नहीं है कि हेड से एक ही रे जाएगी, जाएंगे तो बहुत सारी रेस, लेकिन हमें सिर्फ उस रे को देखना है
जो टकराने के बाद कहाँ आ गई, हमारी आंखों में आ गई। बाकी रेस से क्या मतलब हमें तो सिर्फ उस रेस से मतलब है जो मिरर पे टकराई और हमारी आंखों में आ गई, क्योंकि वही रे रिस्पॉन्सिबल होगी हेड का फिगर दिखाने में। तो एक रे आ रही है और जिस एंगल पर भी वो आई आप समझ सकते हैं ये नॉर्मल है, तो वो आई एंगल पे आती है, उतने ही एंगल पे आ गई। आई एंगल पे आई है, इंसिडेंट हुई है, आई एंगल पे ही हमारी आंखों में चली आई। तो ये जो रे है जो हमारी आंखों में आ रही है वो रिफ्लेक्टेड रे है। किसकी रिफ्लेक्टेड रे है, हेड की। अब हम अपने हेड को देख पाएंगे। क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं देन डेफिनेटली यू आर गोइंग विद मी। अब आप समझ गए होंगे कि ऊपर वाले इस मिरर का कोई काम नहीं। देखिए ये ऊपर वाला जो मिरर था, इस मिरर का कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले पार्ट पे कोई भी रे आएंगी वो हमारी आंखों में नहीं आएंगी। हमें तो मिरर के उस पोर्शन को कंसीडर करना है जहां से टकराने के बाद रे हमारी आंखों में आ गई। वो पोर्शन कौन सा है? यही वो पोर्शन। मान लीजिए कि ये आपका M1 है ना। अब हम हेड की बात करते हैं। हेड की बात तो हो गई। अब हम फुट की बात करते हैं। फुट से भी बहुत सारी रेज जाएंगी मिरर पे, मिलियंस ऑफ रेज जाएंगी। यहां से भी मिलियंस ऑफ गई हैं, लेकिन हमने उसी रे को कंसीडर किया जो टकराने के बाद आंखों में चली गई, है ना। यहां से भी बहुत सारी रेज जाएंगी, लेकिन हमारा कंसीडरेशन उस रे के लिए होगा जो जाती है आई एंगल पे, टकराने के बाद आई एंगल यानी आर एंगल से होती हुई हमारी आंखों में चली जाती है। क्योंकि हमें तो अपने फुट को देखना है, और फुट को हम तभी देख पाएंगे जब रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों में आ जाए। और इस वजह से हमें हमारे लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, M2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। क्योंकि फुट से तो कई रे चली थी, लेकिन जो रे M2 पे जाके गिरी ना वो रे हमारी आंखों में गई, बाकी रे टकराई आंखों में नहीं गई। इस वजह से बाकी रे का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब कि हमारे लिए कौन सी रे काम की है, जो M2 पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है और जो टकराने के बाद हमारी आंखों में चली गई है। इसका मतलब कि M2 से नीचे का जो मिरर है वो हमारे किसी काम का नहीं है। अब आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अगर आप ये मेरी बात समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब हम मान लेते हैं कि हेड से लेकर आई तक, देखिए ये तो नॉर्मल है। हमें पता है कि ये वाला डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा, क्योंकि नॉर्मल जो होता है ना, ये जो ये डिस्टेंस है आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल दो बराबर भागों में बांट रहा है हेड और आई वाले डिस्टेंस को। तो हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x और x मिला करके टोटल 2x डिस्टेंस मान लेते हैं। समझिएगा, बड़ा सिंपल सा फंडा है, कोई इसमें टफ पार्ट है ही नहीं, है ना। या आप मान सकते हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान दे करके बातों को समझते चलिए, है ना। यह आपका हो गया x और x मिला करके 2x हो गया। चलिए x और x मान लेते हैं। नीचे वाला जो पोर्शन है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू हो रहा है, इसलिए आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होकर के बातों को सुनेंगे। नीचे वाला जो पोर्शन है ये भी दो बराबर भागों में है। जो नॉर्मल है वो दो बराबर भागों में बांटेगा, तो ये मान लीजिए कि y और y है। टोटल कितना है? टोटल आपका 2y है ना। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए कि जो M1 M2 का लेंथ होगा, M1 M2 किसके बराबर होगा। अब देखिए, एक तो M1 M2 को अगर हम देखें तो x प्लस वाई होगा। अब देखिए M1 M2 की अगर हम बात करते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, इसका नाम हम ले लेते हैं M। ये M पॉइंट है, तो M1 M2 किसके बराबर होगा, पहले Mn के बराबर होगा। और Mn किसके बराबर होगा, बोलिए बोलिए जल्दी से, x प्लस वाई के, है ना। अब हम बात करते हैं, ये M1 M2 हो गया मिरर। अब हम बात करते हैं मैन की। तो मैन की हाइट कितनी हो जाएगी, बोलिए। मैन की हाइट हो जाएगी, है ना। आप हेड को h मान लीजिए, या चलिए हेड कितनी हाइट हो जाएगी बताइए, 2x प्लस 2y, है ना। तो हमने क्या समझा, 2 टाइम x प्लस वाई। इसका मतलब ये निकलता है कि जो मैन की हाइट है वो मिरर की हाइट की डबल है।
या हम सीधे सीधे कहें कि जो मिरर का हाइट है वो मैन की हाइट का हाफ है, इसलिए हम कह सकते हैं हाइट ऑफ मिरर। हाइट ऑफ मिरर क्या हो गया बोलिए? हाफ ऑफ हाइट ऑफ मैन। अगर आप ये मेरी बात समझ पाए हैं तो यकीन मानिए आपने बहुत बड़ी बात समझ ली है, जो सामान्य बात नहीं है समझना। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप इसको एक बार नोट कीजिए, ताकि मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा आपके लिए, और आपके लिए समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार नोट कर लीजिए फिगर के साथ, ठीक है? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा विश्वास है कि आप नोट कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, आप ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये है, हमें एक बात मैं बहुत क्विक वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार फिर से आप समझिए। अगर अभी तक नहीं समझे हैं तो फिर समझिए। देखिए, हम जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि एक आदमी है जिसकी हाइट कितनी है? कैपिटल एच। हम जानना चाहते हैं कि कैपिटल एच हाइट वाले आदमी को पूरा पूरा देखने के लिए कितना बड़ा मिरर चाहिए हमें, है ना? आदमी की लंबाई कैपिटल एच है, अगर उसके पूरे फिगर को यानी हेड से लेकर के फुट तक देखना है तो मिरर कितने हाइट का होना चाहिए? इसके लिए हमने मान लिया कि एक आदमी है ना, जिसका हेड ये दिख रहा है, जिसका फुट ये दिख रहा है ना? ध्यान से समझेंगे बात। अगर हमें अपने पूरे शरीर को देखना है तो हमें क्या क्या देखना पड़ेगा? ऊपर वाले पोर्शन पे तो हेड को अच्छे से देखना पड़ेगा, नीचे वाले पोर्शन में हमें पैर को देखना होगा। अगर हम अपने हेड को देख पा रहे हैं, पैर को देख पा फुट को देख पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे ना कि हम अपने पूरे बॉडी को देख पा रहे हैं, क्योंकि हेड टॉप है और फुट आपका बॉटम है। इसके लिए अब हम समझेंगे कि हेड से रे जो आ रही हैं, और देखेंगे कैसे हेड से रेज आएंगी। हेड से रेज आएंगी, जाएंगी तो बहुत सारी रेज, लेकिन बहुत सारी रेज में एक रे ऐसी होगी जो मिरर से टकरा के हमारी आंखों में आएगी, और जो रे हमारी आंखों में वापस आ जाएगी यानी रिफ्लेक्टेड रे, तो हम अपने हेड को देख पाएंगे। यानी हेड से रेज तो कई चलेंगी, मिलियंस ऑफ रेज चलेंगी मिरर पे, लेकिन जो रे मिरर से टकरा के हमारी आंखों में एंट्री कर जाएंगी तो हम अपने हेड को देख पाएंगे। इसका मतलब कि हेड से जितनी भी रेज चलेंगी मिरर पे आएंगी, हमें सिर्फ उस रे को कंसीडर करना है जो मिरर से इंसिडेंट होने के बाद हमारी आईज में आ जा रही हैं। उसी तरह से फुट से भी ढेर सारी रेज चलेंगी, लेकिन हम उन रेज की बात करेंगे जो टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद हमारी आईज में एंट्री कर रही है। तो हमने देखा था, आप देखेंगे, हमने ये बात समझा है कि ये मिरर हमारा बहुत बड़ा था, है ना? लेकिन बहुत सारी रेज मिरर पे जा रही थी, हेड से भी बहुत सारी रेज मिरर पे आ रही थी, लेकिन एक रे जो M1 पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है ना? किस पॉइंट पे? M1 पॉइंट पे, जो हमारी आंखों में चली है। M1 पॉइंट पे इंसिडेंट होने वाली रे हमारी आंखों में चली आई, हम अपने हेड को देख लिए। फुट से चलने वाली ढेर सारी रेज में से एक रे ऐसी है जो M2 पॉइंट पे गई है, यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद वो हमारी आईज में एंट्री कर गई। इसका मतलब कि हमारे काम का जो मिरर है M1 M2 ही है, चाहे मिरर का लेंथ आप कितना भी बड़ा क्यों ना रखो, हमारे लिए जो काम की मिरर है, जितना बड़ा मिरर हमें चाहिए पूरे बॉडी को देखने के लिए, वो कितना है? M1 M2 है। अगर हम M1 M2 का हाइट जानना चाहते हैं तो आप समझिएगा, ये जो M पॉइंट है, इस पूरे आई और हेड वाले डिस्टेंस को, कौन से डिस्टेंस को? हेड और आई वाले डिस्टेंस को पॉइंट M दो भागों में बांटता है। इसका मतलब कि M से हेड का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस होगा M से आई का। तो हमने M से हेड का डिस्टेंस x माना, तो उतना ही डिस्टेंस हो जाएगा M से आई का, यानी कि I से हेड का डिस्टेंस कितना हो गया? 2x हो गया। उसी तरह से जो पॉइंट N है, जो I से डिस्टेंस रखता है, वही डिस्टेंस फुट से भी इसका होगा। हमने माना कि N से I का डिस्टेंस y है, तो N से फुट का भी डिस्टेंस y होगा, तो ये पूरा डिस्टेंस 2y हो गया। तो हमने ये समझा कि I से हेड का जो डिस्टेंस है वो वास्तव में कितना है? 2x है। I से जो फुट का डिस्टेंस है वो वास्तव में कितना है? 2y है। अब हमें तो बात करना है मिरर की, और मिरर का डिस्टेंस बोलिए क्या है? M1 M2। और वो डिस्टेंस किसके बराबर है? Mn के बराबर है। और वो डिस्टेंस किसके बराबर है? x प्लस वाई के बराबर है। हमने मिरर की बात कर ली। अब हम आते हैं मैन की बात करते हैं। मैन का टोटल डिस्टेंस हेड टू फुट बोलो कितना?
2x + 2y, जो कि x + y का 2 टाइम है। इसका मतलब कि जो आदमी का, जो मैन का हाइट है वो मिरर के हाइट का डबल है। इसी बात को दूसरी तरह से कहें तो जो मिरर का हाइट है वो मैन के हाइट का हाफ होता है। तो क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट ये निकला, टू सी अ कंप्लीट इमेज ऑफ अ पर्सन ऑफ हाइट कैपिटल H, the minimum length of mirror should be half of the height of man. I hope you get it. If you get it, then definitely this is a very good thing and you are going with me. If you don't get it, then this is the matter of thinking whether how you are studying. So मैं ये मान रहा हूँ कि आप मेरी बातों को समझ गए हैं। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। अगर अभी भी नहीं नोट किए तो एक बार नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। देखिए, जो कॉन्सेप्ट अभी हम सीखे हैं उसके बेस्ट मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई करेंगे, मुझे विश्वास है कि आप बना पाएंगे। जैसे कि एक है आपका फाइंड द हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी ऑब्जेक्ट्स ऑफ हाइट्स फर्स्ट है आपका 5 सेंटीमीटर, सेकेंड है आपका 'ही आसान है। सब सारे के सारे क्वेश्चन में आपको करने क्या है, हाफ कर देने हैं। और मेरा अनुमान है कि सब के सब लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। तो इसको आप 162 कर सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए ताकि हम अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ें और आप मुझे कमेंट करें और आंसर दीजिए। आप ज़रूर कमेंट करेंगे और कमेंट करके इनके आंसर मुझे बताएंगे। तो आप इसको नोट कीजिए और हम सभी आप आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि नंबर ऑफ इमेज। देखिए, जो मैं सीक्वेंस बताया हूँ आज के लेक्चर के स्टार्ट में, अगर मैं वो सीक्वेंस फॉलो नहीं भी करता हूँ तो भी आप परेशान नहीं होंगे। आगे पीछे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं वो टॉपिक आ ही जाएंगे। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ इमेज कितना बनाता है प्लेन मिरर व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर inclined by एंगल थीटा। इसका मतलब जो है कि ये है कि हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं, है ना। अपने पास दो प्लेन मिरर हैं। यह है आपका M1 और दूसरा वाला आपका है M2। M1 M2 हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। हमें ये समझना है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर हम इनके बीच में रख दें, कहीं पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट रख दें, तो एक मिरर होता तो बात समझ में आती कि एक इमेज बनेगा। लेकिन यहाँ पर तो मिरर ढेर सारे दो हैं, है ना। आप देख सकते हैं मिरर दो हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा है तो जो इमेज बनेंगे, नंबर ऑफ इमेज, मैं नंबर ऑफ इमेज को स्मॉल n से डिनोट करूंगा।
तो जो नंबर ऑफ इमेज हैं, हम जानना चाहते हैं कि नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास मिरर क्या है, M1 और M2 दो मिरर हैं। हमने इनके बीच में, और ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे झुके हैं एक दूसरे से। इनके बीच में हमने कहीं पर भी ऐसे ऑब्जेक्ट रख दिया, कहीं पर भी इनके बीच में। हम ये जानना चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो हमने रखा है टोटल कितना इमेज बनेगा। आपके ब्रेन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम टोटल इमेज की बात क्यों कर रहे हैं, दो मिरर तो दो इमेज, ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, दरअसल होता ये है कि जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से रे इस पे टकराती है, पहले वाले मिरर पे टकराती है, तो उसका एक इमेज बनता है। फिर ये दूसरे वाले मिरर पे टकराती है और दूसरे वाले मिरर के लिए अब इंसिडेंट रे बन जाती है, तो फिर से एक इमेज बना। फिर ये इस पे टकराती है, फिर ये इस पे टकराती है, इस तरह से मल्टीपल इमेजेस बनते हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए समझने को। तो हम ये जानना चाहते हैं कि टोटल इमेज कितना बनेगा, है ना। और टोटल इमेज समझने के लिए हम 3 केसेस को डिस्कस करेंगे। पहली तो बात ये कि हमें देखना होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा, इसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे। पहले क्या करेंगे हम जो भी थीटा होगा, थीटा का मतलब क्या, एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 360 डिग्री अपॉन थीटा का वैल्यू कितना है। अगर ये इवन आए, ध्यान से समझिएगा, दो केसेस आएंगे इसमें, है ना। मेरी बातों को आप ध्यान से समझेंगे तो देखिए, जब 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा एक इवन नंबर हो, है ना, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा एक इवन नंबर हो, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं यानी स्मॉल n, समझिएगा ध्यान से, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा जब इवन नंबर हो तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होते हैं वो होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा -1। क्या आप ये मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब हम दूसरे केस पे चलते हैं। देखिए, दूसरा जो केस है हमारा, उसमें हम समझते हैं, ठीक है ना। देखिए, दूसरा जो हमारा केस है उसमें हम क्या करते हैं, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा फाइंड करते हैं। अगर ये ऑड आया, क्या आया, ऑड आया, तो दो पार्ट इसके हो जाते हैं। इसमें से पहला पॉइंट ये है ऑड आने के केस में कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट, हमने अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया एट द लाइन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, यानी आप देख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर का मतलब θ/2 वाले लाइन पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें तब, है ना, तो जा करके जो हमारे लिए नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, वही हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा -1। क्या आप बातों को समझ पा रहे हैं? देखिए, अभी हमने आपको बताया कि दूसरे केस में जब 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा ऑड नंबर आए, तो ऑड नंबर आते ही हम यहाँ पर भी दो पार्ट हो जाते हैं। हम समझते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट को हमने एंगल बाइसेक्टर वाले लाइन पे रखा है, मिरर्स के एंगल बाइसेक्टर वाले लाइन पे रखा है। अगर रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे, बोलिए नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा -1, यानी कोई चेंज नहीं, पुराने वाला फॉर्मूला ही आ गया। लेकिन दूसरे केस में हम कहते हैं कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को एंगल बाइसेक्टर वाले लाइन पे नहीं रखा, ध्यान रखिएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा ऑड ही आना चाहिए, लेकिन अगर हमने एंगल बाइसेक्टर वाले लाइन पे नहीं रखा तो बोलिए नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे, केवल और केवल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा व्हेन
या इफ भी आप लिख सकते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड एट द लाइन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो बेसिकली हमारे पास दो ही केस होते हैं, आप चाहें तो इसको थर्ड केस में शामिल कर सकते हैं। तो आप 2 केस कहिए या 3 केस कहिए, बात तो वही है। कुल मिला के हमें जो बात करना है वो ये करना है कि जब 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा इवन हो तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा -1। जब 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा ऑड हो, है ना, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा क्या हो, ऑड हो, तो नंबर ऑफ इमेजेस अगर काउंट करने हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है ना, आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है क्या आपने एंगल बाइसेक्टर वाले लाइन पे रखा है या एंगल बाइसेक्टर वाले लाइन के इधर उधर रखा है आपने। अगर आपने एंगल बाइसेक्टर वाले लाइन पे ही रखा है तो वही हो जाएगा फॉर्मूला n इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा -1। अगर आपने एंगल बाइसेक्टर वाले लाइन पे नहीं रखा है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा। मेरा विश्वास है कि इतना बताने के बाद आप समझ गए होंगे। तो आप पहले इसे नोट डाउन करेंगे और ये फिगर है, फिगर को भी आप नोट डाउन कर लेंगे। मुझे लगता है कि सफिशिएंट बातें हैं इसमें, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अलग से कुछ नोट कराने की जरूरत नहीं है। इतनी ही बातें आप नोट कर लेंगे तो ठीक है, आप नोट कीजिए। तो मैंने उम्मीद किया कि आपने ये बातें नोट कर लिए। थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान दें, देखिए देखिए अब जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप समझेंगे, ठीक है ना, आप ध्यान दीजिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस formed by plane mirror when they inclined by मैं ढेर सारे क्वेश्चंस एक ही पार्ट में मर्ज कर दे रहा हूँ। पहला 60 डिग्री, दूसरा देखिए मैंने क्वेश्चंस नोट कर दिए हैं। इसमें से मैं 2 क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर देता हूँ। मैं सॉल्व करता हूँ 2 क्वेश्चंस को और बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व करेंगे। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ, ये मेरा अपना सिलेक्शन है। आप चाहें तो और भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन अभी मैं फर्स्ट और लास्ट बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें। इसमें एक कंडीशन और है कि ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन, है ना, इन बिटवीन एंगल बाइसेक्टर लाइन। ये क्वेश्चन में दे रखा है ना। अब देखिए इसको भी आप ध्यान रखेंगे, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, एंगल बाइसेक्टर वाले लाइन के बीचों बीच रखा है, हमने उसी पे रखा है। केप्ट ऑन कर लेते हैं, केप्ट ऑन एंगल बाइसेक्टर लाइन। अब आप देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं सॉल्यूशन पे और फर्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए पहले सॉल्यूशन में जाएंगे जब हम लोग, तो हमारा थीटा कितना है बोलिए, 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। ये फर्स्ट है और ये आपका लास्ट होगा, इधर मैं लास्ट बता दूंगा। हमें करना क्या है, हमें 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा फाइंड करना। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा हम फाइंड करेंगे।
तो आप समझ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये छोटा सा कैलकुलेशन आपको नहीं आता है। ये तो बाय हार्ट भी हो सकता है, और आप जानते भी हैं कि कैलकुलेशन में कितना मज़ा आता है, आपको भी पता है। ये कितना आया? 6 आया। 6 इवन है कि ऑड? आप समझ गए कि इवन है। तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएंगे? बोलिए, नंबर ऑफ इमेज के लिए फॉर्मूला क्या होगा? बोलिए जल्दी से। नंबर ऑफ इमेज के लिए फॉर्मूला बनेगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। हमने देखा कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा तो 6 है, इसका मतलब कि 6 माइनस 1, यानी टोटल इमेज कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप 2 प्लेन मिरर लीजिए और इनको कितने डिग्री पर रख दीजिए? 60 डिग्री पर रखिए, और कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखिए और देखिए कि उसके कितने फिगर दिखाई दे रहे हैं। तो 5 ही फिगर दिखाई देंगे, आप भी ये फील कर पाएंगे, है ना। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। मुझे विश्वास है कि ये छोटा सा कैलकुलेशन जो कि क्लास 3, 4, 5, 6 जो भी आप कहिए उस क्लास का है, आप समझ गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 6 से ज़्यादा तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि इतना छोटा कैलकुलेशन क्लास 10th के बच्चों के लिए हैवी होना नहीं चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और लास्ट वाले क्वेश्चन को आपको बताता हूँ। आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप लास्ट क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक में इवन का कंडीशन आ गया और दूसरे में ऑड का कंडीशन आएगा, ताकि आपको ये पता चले कि इवन के केस में कैसे, ऑड के केस में कैसे, है ना। चलिए ऑड के केस में चलते हैं। तो जब हम ऑड के केस में चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि थीटा कितना दे रखा है? 72 डिग्री। कितना दे रखा है थीटा? बोलिए 72 डिग्री। वेरी गुड। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा फाइंड करें। तो हम कह सकते हैं कि 360 में किसका भाग देंगे? 72 का। देखिए इतना इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। आप देखिए ये 36 है, उसका डबल नीचे है, इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। आप समझ भी सकते हैं कि 72 का 5 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। हमने देखा कि हमारा जो n है ये 360 बाई थीटा, वो क्या आ गया? ऑड आ गया। और आप याद कीजिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? एंगल बाइसेक्टर वाले लाइन पे। बोलिए कहाँ रखा है? एंगल बाइसेक्टर वाले लाइन पे। इसका मतलब कि हमारा जो नंबर ऑफ इमेज होगा उसी फॉर्मूले से आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर हमने अपने इस मिरर को, नॉट मिरर को, ऑब्जेक्ट को एंगल बाइसेक्टर वाले लाइन पे नहीं रखे होते तब ना चेंज होता फॉर्मूला, तो फॉर्मूला चेंज होगा नहीं, वही फॉर्मूला रह जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। और आप समझ सकते हैं कि ये हो जाएगा 5 माइनस 1 दैट इज 4 इमेज बनेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेरा जहां तक विश्वास है कि अगर आप ये नहीं समझे तो सोचने की बात है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आना चाहिए। तो आप इसे नोट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। आप इसे नोट डाउन कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, समय की बाध्यता कुछ ऐसी है कि मुझे वीडियो को रोकना पड़ रहा है, और मेरा जो मोटो था कि इसमें एक दो कॉन्सेप्ट और बता देना आपको, है ना। तो प्लेन मिरर में 2 कॉन्सेप्ट और रह गए हैं। एक तो वेलोसिटी ऑफ इमेज व्हेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट आर मूविंग, और दूसरा है रोटेशन ऑफ मिरर। इनको भी थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, फिर प्लेन मिरर हमारा समाप्त होगा। कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। अगले लेक्चर के लिए आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।